जो पीछे से वो ऐसे करके आवाज़ आती है, माइक लगाए रहते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और कमेंट तो बहुत प्यारे रहते हैं उसमें। और ज़्यादातर देखते हैं फीमेल के साथ। वो क्या है, मेरे को उसके बारे में जानना है। वो मुझे भी जानना है एक्चुअली, क्योंकि हमारे बुक में कहीं ये सब लिखा नहीं है। तो वो तो डॉक्टर लिखते हैं अपने आप को। वो क्या लिखते हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। कपिंग कि वो लेटा है कोई बैक में, वो कपिंग ऐसे लगा के वो पूरा सक्शन करता है स्किन से। वो क्या चीज़ है? वो कोई चीज़ नहीं। कई लोगों को मैं देखा हूँ अगर बचपन से कि वो थोड़ा सा झुक के चलते थे और अभी अच्छी एज में 35-40 की एज में वो ज़्यादा झुक गए हैं। अब उनकी आदत बन गई है, या आदत है या पेन होता है उसकी वजह से वो। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का ना वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब है, दूसरे इनके टाइम्स भी बहुत ऑड होते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने इसको और ख़राब कर दिया है, तो स्पाइन में कर्वेचर चेंजेस शुरू होने लग जाते हैं। अगर आप इसको सही टाइम पे करेक्ट नहीं करोगे तो नो डाउट ये आगे जाके सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रीट तो आप काफ़ी लोगों को करते होगे, लेकिन कोई आप नाम बताना चाहो जिनको कि नहीं ये प्रॉब्लम होती है तो आप देखते रहते हैं? जैसे डॉक्टर मनोज वाजपेयी को भी देखा हुआ है। मनोज वाजपेयी, हाँ, उनको देखा हुआ। बहुत सारे मैंने रणजी प्लेयर्स को भी अपने ट्रीट किए हुए हैं। जो जिम लवर हैं, जो ज़्यादा जिम पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज उनका जिम ही है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है? तो मैं भी जिम जाता हूँ, और जब मैं जिम करता हूँ और सामने वाला ऐसे वर्कआउट करता होता है ना, तो मेरी नज़र उस पर होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कल ये मेरा पेशेंट बनने वाला है। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं मेरा कार्ड उनको दे दूँ कि भाई कल आ जाना। विटामिन डी के लिए बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है? बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वो धूप सबसे अच्छी होती है। तो एक्चुअल आंसर वो नहीं है। जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हड्डी मजबूती का काम करता है, वो काम फीमेल्स में एस्ट्रोजन करता है। अच्छा। तो जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, हड्डी वीक होना शुरू। तो ये जो मिथ है लोगों का कि मैं पिछले 10 साल से कैल्शियम खा रही हूँ, विटामिन डी खा रही हूँ, मेरी हड्डी मजबूत होनी चाहिए, उससे आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती। ऑस्टियोपोरोसिस, इसे साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट शुरू हो गई ना, तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की भी काफ़ी समस्याएं हैं। ये समझ लो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके का नक्सलाइट अटैक है जो बॉडी के अंदर हो रहा है। शोल्डर पेन, हिप पेन, इसके घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हिप पेन ना बहुत ही इंडियन पॉपुलेशन में बहुत परेशान करता है। अगर कोई एडल्ट है, उसको अगर मसाज लेना है, कौन सा ऐसा ऑयल है जो सबसे बेस्ट रहेगा मसाज के लिए? बहुत सारे लोग सरसों का तेल प्रेफर करते हैं, बट सरसों का तेल स्मेल अच्छा नहीं देता। इंसान अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहता, वो अपने डॉक्टर्स बदलना चाहता है हर बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड सारे जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसके अवेयरनेस ना होने की वजह से घरेलू उपचार तो करते हैं, लेकिन कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि जो जिम लवर हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ वाले घर से ज़्यादा टाइम ऑफिस में देते हैं, उनको बैक पेन काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ललित बाफना। स्वागत है सर आपका मेरे पॉडकास्ट पे। थैंक यू अंकित, आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ना सोशल मीडिया आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है, और मैं भी ऑब्वियसली फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत सारे सोशल मीडिया के मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ, जब मैं वीडियोस देखता हूँ मुझे लगता है ये क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और मैं जब उनके व्यूज़ देखता हूँ तो मुझे लगता, और स्पेशली मैं उनके ना मैसेजेस ज़रूर पढ़ता हूँ जो उस पर कमेंट्स आए, एंड देन आई फील कि यार आई फील सैड फॉर जो लोग वो मैसेजेस देखते हैं और लिखते हैं कि यार ये क्या लिख रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि जनता ना आधी बार ये मैसेजेस या वीडियोस देख के कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए और हम फॉलो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये सारे कन्फ्यूजन्स को थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट क्लियर करूँ, या उसके ऊपर की धूल उड़ाऊँ, ताकि लोगों को एक्चुअल पिक्चर पता चले। इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया में घरेलू उपचार की तरफ ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, बोन पेन या लोग एक्चुअली हॉस्पिटल डॉक्टर से भी डरते हैं। तो लोगों को लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, वकील, डॉक्टर और पुलिस के पास नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं ये थॉट उनको बचपन से पता है। तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन तीन ऑप्शंस की जगह, या डॉक्टर को ऑप्शन छोड़ के बाकी हम कैसे इसको ठीक करें। बट हमेशा ये हेल्पफुल नहीं होता। और
इसका नुकसान क्या होता है कि चलो आप ठीक हो या ना हो, बट आप फाइनेंशियली बहुत लॉस कर देते हो इस चीज़ बिल्कुल पर। बिल्कुल। इसीलिए ना आपको सही नॉलेज होना, सही अवेयरनेस होना, या सोशल मीडिया आपको जो नॉलेज दे रहा है उसमें से आपको फ़िल्टर आउट करना है कि ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल। ये इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी ऑडियंस को एक जर्नी अपने आप बताएं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज है जहाँ से मैंने एमएस किया है, उसके बाद मैंने अपनी सीनियर रेसिडेंसी एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। अच्छा। फिर मैंने स्पोर्ट्स में, मुझे वैसे अपने आप में इंटरेस्ट था और मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन और की होल सर्जरी में अच्छा करने की इच्छा थी, तो मैंने एक फ़ेलोशिप की है जो नेशनल बोर्ड की 2 इयर्स की सर्टिफाइड फ़ेलोशिप है। एंड उसके बाद मैंने मैक्स आके जैसे इंस्टीट्यूट में भी 2 साल काम करने के बाद अब मैं अपना खुद का काम करता हूँ, और मेरा मेजॉरिटी वर्क स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल, जॉइंट्स, बोन्स, इसको पेशेंट के बेटरमेंट के लिए मैं डिवोट करता हूँ। तो मैं बहुत ही ऑनेस्टी से अपना काम करता हूँ और मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। बिल्कुल सर। पहला क्वेश्चंस मेरा सर यही है, कॉर्पोरेट जो लाइफ बिताते हैं, जैसे मैंने हाँ, बताया कि ज़्यादातर वो टाइम ऑफिस में देते हैं, बिल्कुल। और उससे काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है, बैक पेन, नेक पेन। काफ़ी लोग तो देखते हैं सब लगा के वो जो भी बेल्ट वगैरह अपना बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें आप बताओ जो उनको डेली लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए, और कब डॉक्टर के पास जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि नहीं ये नॉर्मल है या अभी चल सी सकता है। मेजॉरिटी टाइम ना, देखिए जितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, या आई कैन से जो डेस्क जॉब काम कर रहे हैं, कंप्यूटर बिल्कुल। रिलेटेड काम कर रहे हैं, इनको 3 चीज़ें बहुत कॉमन होती है। लोअर बैक पेन, क्योंकि हाँ। बहुत देर ये लोग बहुत बैठे ज़्यादा। रहते हैं। नेक पेन या टर्टल बैक हो जाती है इनकी, क्योंकि कंप्यूटर में आगे झुक के ये लोग काम करते हैं। और तीसरा इनको होने लग जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि उंगलियां इतनी चलती है कि जो हाथ की जो नसें जा रही है उंगलियों को सप्लाई कर रही, ये भी कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाती है। लो बैक एक के लिए और अपर बैक पेन के लिए यूजुअली ट्रीटमेंट तो एक्सरसाइज ही है। इनको लाइफस्टाइल में तो चेंजेस लाने चाहिए। कॉरपोरेट एम्प्लॉय का ना वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब है। बहुत लिटरली 12 घंटे लोग काम करते 9 हैं, और घंटे जब 12 आप घंटे 12 घंटे काम करते हो तो अपने पर्सनल लाइफ में कोई टाइम, मतलब आप खाना पीना खाओगे, बिल्कुल दोस्तों के बिल्कुल। साथ घूमोगे फिरोगे, रिक्रिएशन करोगे और सोओगे। दूसरे, इनके टाइम्स भी बहुत ऑड होते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने इसको और ख़राब कर दिया है। तो बंदे सुबह 12 बजे काम पे बैठते हैं, रात के मतलब लिटरली 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर सोते सुबह 9 बजे उठते हैं। तो कहीं न कहीं लाइफ में से डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है, लाइफ में से नींद ख़त्म हो जाती है, और ऑब्वियसली अनटाइमली डाइट लेने से हेल्थ भी डिटोरिएट होने लग जाती बिल्कुल। है। सो मेरे को लगता है इन लोगों ने एक अपनी लाइफ़स्टाइल को सेट करना चाहिए, अपने लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं चलो मानता हूँ कि हमेशा जिम पॉसिबल नहीं है, तो घर में आप एटलीस्ट अपने बॉडी वेट की एक्सरसाइज़ करिए, लाइट वेट डंबल घर पे रख लीजिए, पुशअप करिए, पुलअप्स करिए, प्लैंक्स करिए, बर्पीज़ करिए, थोड़े बहुत एब्स की एक्सरसाइज़ेज़ करिए, नेक की एक्सरसाइज़ेज़ करिए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। ये सब चीज़ें जब अब आप इम्प्रूव करोगे, तो आपका पोस्चर भी धीरे-धीरे ठीक होगा, बैक पेन और नेक पेन आपके लगभग ठीक होना शुरू हो जाएँगे। हाँ, अगर आपको बैक पेन के साथ पैरों में झंझनाहट चल रही है, नेक पेन के साथ हाथों में दिक्कत आ रही है, या बैक पेन नेक पेन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, या हाथों में अलग से झंझनाहट आ रही है, ये टाइम होता है जब आपको डॉक्टर के पास दिखाने आना चाहिए। क्योंकि तभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर हमको भी आगे देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, और इन सबको पता है बट कोई करना नहीं चाहता। नहीं, वो कुछ लोग के पास सर की जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो वॉक भी कर ले, हाँ। तो ऐसा कुछ आप बता दो जो वो कर सकते हैं, जो अगर टाइम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज के लिए। देखो सिंपल मैं बताता हूँ, जो मैं यूएस में रह चुका हूँ, जहाँ मेरे को भी जिम एक्सेसिबल नहीं थी। कोविड टाइम पे मैं घर पे था, जहाँ मेरे को जिम एक्सेसिबल नहीं थी। मेरा सिंपल फंडा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सूर्य सूर्य नमस्कार करो घर पे। कितने टाइम। जब आप शुरू करो, आप 5 से 10 से, हम्म। फिर एवरी हफ्ते में, हर हफ्ते आप 2-5 नंबर बढ़ाते जाइए, जितना आप खींच सकते हो। इसमें आप बीच में थोड़ा पुशअप्स कर सकते हो, थोड़ा-सा एब्स साथ में कर सकते हो। बट सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जो कंप्लीट एक्सरसाइज़ है, जिसमें आप स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, हम्म। स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है, हाँ। आपके बॉडी का टोन ठीक रहता है, आपके पोस्चर ठीक रहता है,
और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके शरीर में बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सूर्य नमस्कार कर लोगे, इससे बेस्ट वर्कआउट जिम में भी नहीं होगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार करिए। गारंटी ये है कि आपका कोर टाइट होगा और आप ठीक रहोगे। अगर जैसे आपने बताया सर कि ज़्यादा पेन हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। मेडिकल, हाँ, बट ये जैसे इसको लोग नॉर्मली ले लेते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, और उसको लेके सफ़र करते रहते हैं। I किस agree। हद तक ये डेंजरस हो सकती है? देखिए, अगर आपको लाइफस्टाइल के वजह से दिक्कत हो रही है तो शुरुआत में तो इतना डेंजरस नहीं हो सकता, नहीं होता है नॉर्मली। बट येस, अगर आप इसको सही टाइम पे करेक्ट नहीं करोगे और साथ में आप मान लो आपका वज़न भी बढ़ते गया या आपकी लाइफस्टाइल वैसी और ख़राब हो रही है, तो नो डाउट ये आगे जाके सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ जैसे हम बोलते हैं हमारे मतलब मेडिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगा तो स्पाइन में कर्वेचर चेंजेस शुरू होने लग जाते हैं। तो अगर काफ़ी हद तक ना ये रिवर्सिबल होते हैं। आप सही टाइम पे लाइफस्टाइल ठीक कर लो, वेट रिड्यूस कर लो, मसल टोनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इससे ये कर्वेचर रिवर्स होके बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। बट जब तक आप ये एक्सरे नहीं कराओगे आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरे स्पाइन में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने सही टाइम पे ये सब चेंज किया तो आपकी सर्जरी टल सकती है। ये कुछ लोग जो होते हैं झुक के चलते हैं, बिल्कुल, हाँ, वो रीज़न यही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं कई लोगों को मैं देखा हूँ अगर बचपन से कि वो थोड़ा सा झुक के चलते थे, और अभी अच्छी एज में 35-40 की एज में वो ज़्यादा झुक गया है। अब उनकी आदत बन गई है। हाँ। या आदत है या पेन होता है उसकी वजह से वो एक आध दो मेडिकल कंडीशंस है जिसमें आदमी एक्चुअली झुक जाता है। ठीक है, जो मेडिकली डिसीजेस है बेसिकली। बट वो पेशेंट अलग होते हैं। जो नहीं, वो नॉर्मल तो अगर पता चल चलता जाता है। फिरता आदमी झुक हाँ, के चल रहा है, अगर आप किसी को साइड प्रोफाइल में देखोगे आपको खुद नोट होने लग जाएगा कि ये बंदा झुकने लग हाँ, गया है। हाँ। ये इसके लाइफस्टाइल के वजह से ही है और कोई रीज़न नहीं है, और वो करेक्ट हो सकता है, रिवर्सिबल है। अच्छा। आप बैक टू नॉर्मल जा सकते हो अगर आपने अपने मसल की एक्सरसाइज कर ली, टोनिंग कर ली, सिंपल सूर्य नमस्कार कर लिए, योगा कर लिए, यो भुजंगासन कर लिया। ये सब जो सिंपल सिंपल चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें है नहीं, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। अगर ये आप कर लो आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ में सर्जरियों से दूर रह सकते हो। अगर ये आप सही टाइमली स्टार्ट कर लोगे तो इवेंचुअली देखिए ये सारे प्रॉब्लम आपको सर्जरी की तरफ पुश करते हैं। मैं भी नहीं चाहूँगा आपकी सर्जरी हो, बट अगर आप शुरुआती दौर में अपने आप को चेंज कर लोगे तो। एक आदमी की, एक मैन की सबसे कोई गंदी हैबिट जो उसके डेली रूटीन में वो करता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आने वाले टाइम में, जैसे अल्कोहल, स्मोक। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। स्मोकिंग और ओबेसिटी, ये दो चीज़ों को ना मैं टॉप लिस्ट में रखता हूँ कि ये दोनों चीज़ें लाइफस्टाइल मतलब लंबे समय तक काफ़ी ख़राब कर सकती है। स्मोकिंग कैसे इफेक्ट करता है? स्मोकिंग बेसिकली जो निकोटिन होता है वो ब्लड सब जहाँ ब्लड वेसल्स होती है उनका डायमीटर छोटा कर देता है। हाँ, उसको पतला कर देता है। पतला, हाँ, मतलब जो बेसिकली खून का दौरा पेरिफेरी में हाँ। जाने वाला ये कम हो जाता है। कम हो। तो जब आप लो डिमांड होते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, मान लो आपका एंडोरेंस बढ़ता है, तो एडिक्वेट अमाउंट ब्लड ना जाने की वजह से, न्यूट्रिशन ना जाने की वजह से जो ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम होना शुरू होती है। ये प्रॉब्लम तुरंत नहीं दिखते, धीरे धीरे दिखते हैं। दूसरा मुझे स्मोकिंग का ये भी प्रॉब्लम लगता है कि जब घर में एक इंसान स्मोक करता है तो वो घर के सारे इंसानों को पैसिव स्मोकिंग करवाता है। कैसे? जैसे मान लो मैं स्मोकर हूँ, मैं घर में बैठ के स्मोक कर रहा हूँ, अब मेरे बगल में मेरी बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है, बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, तो जो धुआं निकलता है ये कहीं ना कहीं ये लोग भी स्मोक करते हैं। दूसरा, काफ़ी लोगों को स्मोकिंग की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ना कॉन्स्टिपेशन होता है, जब तक वो स्मोकिंग नहीं करते तब तक टॉयलेट नहीं होता। मान लो कोई टॉयलेट में गया, स्मोकिंग किया, अब उसके बाद जो इंसान उस टॉयलेट में जाना है रहा वो पूरा स्मोक कर रहा है, वो तो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो स्मोकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे फैमिली इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, बट स्मोकिंग सबसे खतरनाक है। दूसरा, ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्मोकिंग सर बोन्स को कैसे, जैसे हेल्थ को तो करती ही है, स्मोकिंग ऑर्गन को तो करती है, बोन्स को लेकिन वीक करती है। बोन जब हड्डी किसी की टूटती है मान लो, हम्म, तो जो स्मोकर होता है उसकी हड्डी नहीं जुड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। अच्छा,
मतलब मेरे पास मान लो 2 पेशेंट है, एक दोनों की सेम हड्डी टूटी है, दोनों का सेम ऑपरेशन हुआ है। जो नॉन स्मोकर है उसकी हड्डी जुड़ने के चांस लेट से 90% है, तो जो स्मोकर है उसकी हड्डी जुड़ने के चांस 50% है। दूसरा जो हमारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो मैं कोई इलेक्टिव सर्जरी प्लान कर रहा हूँ, मतलब जो प्लांट सर्जरीज़ है, हाँ, हाँ, और अगर उसमें कोई हाँ, स्मोकर है तो ये बोला जाता है कि 6 ऑपरेशन से हाँ, 6 हाँ, महीने 6 महीने पहले छोड़ दो स्मोकिंग स्मोकिंग। छोड़ो, हुँ, उसके बाद 6 महीने बाद ऑपरेशन करो। इतना हाँ, स्मोकिंग क्यों हड्डी के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि हड्डी बनने की जो प्रोसेस है ना, हुँ, वही कहीं न कहीं वो रोक देता है। दूसरा वही न्यूट्रिशन भी नहीं मिलते, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो वो हड्डी बनाएगी कहाँ से? ये प्रॉब्लम है, इसलिए स्मोकिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसा स्पेशली अगर किसी की हड्डी टूटी है तो स्मोकिंग बंद करो, नहीं तो हड्डी ना जुड़ने के बहुत चांस है। आपने ट्रांसप्लांट की बात करी, एक डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको मना करने के बाद कि स्मोकिंग आप छोड़ दो वरना हीलिंग में प्रॉब्लम होगा, और जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद हीलिंग में प्रॉब्लम आती है तो हमारे सर पे वो आ जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये तो हील ही नहीं हो रहा, मैंने ऐसे पेशेंट और वो देखे जो मानते भी नहीं गलती अपनी। सेम डे स्मोकिंग शुरू कर देते। ऐसे भी पेशेंट देखे। और ये देखिए कहीं न कहीं हर कोई अपनी किस्मत लिख के आता है, और स्मोकिंग अगर आप ये हैबिट नहीं चेंज करोगे तो नो डाउट बोन्स में बहुत ज़्यादा इसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ सकता है। जो जिम लवर हैं, जो ज़्यादा जिम पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज उनका जिम ही है, हाँ। तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है? जो लिफ्टिंग वगैरह ज़्यादा चीज़ें करते हैं, हैवी वेट हाँ। उठाते हैं। देखिए, वेट लिफ्टिंग एक तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब चीज़ है। मेरा ये मानना है कि हर एक के अपने लिमिटेशंस है, और वो आपको पहले पता होने चाहिए जब आप वेट लिफ्ट करते हो। दूसरा, कभी-कभी आप देखा-देखी में भी बहुत वेट उठाने ज़्यादा की मार कोशिश दी, करते हो। सामने वाला उठाया हाँ, 20 किलो, मैं भी मैं भी उठा जिम दूँ। जाता हूँ, और जब मैं जिम करता हूँ और सामने वाला ऐसे वर्कआउट करता होता है ना, तो मेरी नज़र उस पे होती है, हुँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि कल ये मेरा पेशेंट बनने वाला है। तो मेरा कभी-कभी मन करता है कि मैं मेरा कार्ड उनको दे दूँ कि भाई कल आ जाना। आ जाना। तो ये है, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि हम कितना उठा सकते हैं, और धीरे-धीरे आप हर बंदा वज़न उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि वज़न उठाने में कोई हार्म है, मैं खुद भी वेट लिफ्टिंग करता हूँ, बट मुझे पता होता है कि भाई इसके बाद इंजरी होगी, और आपको भी ये ध्यान रखना है। आपके पास कोई जो जिम करते हैं, हाँ, ऐसे कोई फ़िटनेस से जो रिलेटेड बंदे हैं, अब तो हाँ, मॉडल ही हो गए वो, हाँ। तो ऐसे लोग भी आते हैं जिनका काफ़ी सीरियस कुछ केस हुआ हो? देखिए, हड्डी में तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जिनको जिम के वजह से मसल टियर हो गए सबसे हैं। ज़्यादा कौन से केस आते हैं जिम में? जिम में देखिए, जिम डायरेक्ट इंजरी सबसे ज़्यादा अगर कोई जॉइंट को इंजरी करता है वो है शोल्डर एंड शोल्डर। लोअर बैक। 2 जगह है जो पे जिम लवर्स को इंजरी देती है। यूजुअली नी इंजरी जिम में कॉमन नहीं होती, क्योंकि हुँ, आपकी नी आप स्टेबल रख के वेट उठाते हो। हाँ। बट शोल्डर क्या है कि बहुत अनस्टेबल जॉइंट है। हुँ, दूसरा, जितने अपर बॉडी के एक्सरसाइज है सब सब में शोल्डर इन्वॉल्व होता है। आप चेस्ट मारोगे तभी शोल्डर आएगा, शोल्डर हाँ, वर्कआउट में भी शोल्डर आएगा। मान लो आप कोर एक्सरसाइज कर रहे हो तभी भी वजन शोल्डर से उठा रहे हो, तो स्पेशली बेंच प्रेस हेवी मारते समय या फ्री डंबल मारते समय शोल्डर इंजर्ड होता ही होता है। और आप अगर किसी का अनबायस्ड इंटरव्यू लोगे जिम में, सर्वे लोगे, तो शोल्डर इंजरी के बहुत पेशेंट मिलेंगे। रीज़न क्या होता है? ऐसे आपके पास है तो बताओ कि डॉक्टर साहब ये गलती मैंने कर दी, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ करना ना, चाहिए क्या था। होता है बहुत बार 2-3 रीज़न से होती है। पहली रीज़न कि आपको लिमिटेशंस नहीं पता कि इतने हाँ, उठाना है, देखा-देखी में ज़्यादा हाँ, उठा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, कभी-कभी आप है ना किसी फ्रेंड को बोलते हो कि मुझे सपोर्ट दे दो वेट उठाते हाँ, समय। अब वो सपोर्ट दे रहा, मान लो सपोर्ट उसने गलत दिया, या उसका गलती से यहाँ-वहाँ ध्यान भटक गया और आपका पोस्चर गलत हो गया। तो जो हेवी वेट आप उठा रहे हो, जो आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, वो आप पे शोल्डर पे ही आएगा पहले। तो शोल्डर बाइसेप्स इंजरीज आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी जो इंजरी जिम में कॉमन है वो है डिस्क प्रोलैप्स। ये होती है डेडलिफ्ट से और वेटेड स्क्वाट से, जो कॉमन है। इसमें क्या होता है? ये और बहुत जितने हेवी वेट लिफ्टर है या जिम लवर आप जिसको बोलते हो, जो अच्छा खासा वेट उठाते हैं, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत जेन्युइनली करते हैं, अच्छा। क्योंकि इनको बहुत ये करने के बाद लोगों को बहुत अच्छा हाई मिलता है, बहुत अच्छा फील आता है कि मैं इतना वजन उठा रहा डेडलिफ्ट मारा हूँ। इतना। हाँ, डेडलिफ्ट इतने मार, लोगों को कॉम्पिटिशन्स होती हाँ, है कि वेटेड स्क्वाट्स मैंने आज 100 केजी मारा, हुँ, डेडलिफ्ट मैंने 150 केजी मारा। आप मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप उसको आराम से पोस्चर ठीक रख के उठा सकते हो तो ठीक है।
प्रॉब्लम क्या होता है इन दोनों एक्सरसाइज में, आपकी कोर टाइट होती है और पेट के अंदर का जो हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो डिस्क पेस पे प्रेशर मारता है, और जो डिस्क, मान लो डिस्क में इंजरी है धीरे धीरे बनी हुई है, वो एकदम से फट जाती है। जैसे डिस्क फटती है वो पीछे चली जाती है और नसों पे प्रेशर डालती है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको वेट लिफ्टिंग के वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है। कुछ पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स की सर्जरी करनी पड़ जाती है। सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध, कैल्शियम, विटामिन डी, इनको छोड़ के अगर हम बात करते हैं और क्या क्या फूड्स उनको लेनी चाहिए जिनसे उनकी बोन्स स्ट्रांग हो, क्योंकि बच्चों में भी वही प्रॉब्लम है कि जो जिम की बात कर रहे थे उनके पास तो दिमाग है एटलीस्ट, बच्चों के पास तो वो भी नहीं है। ये एक्चुअली तो बच्चा जो ये मतलब किड्स एक ऐसा सेगमेंट है ना जो इंडिया में हाईली निगलेक्टेड, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ना जो डाइट का अवेयरनेस शुरू होता है जब बच्चा एक्चुअली थोड़ा बड़ा होता है, जिम जाने लगता है, या मान लो अपने आसपास की सराउंडिंग देखता है, तब तो उसको लगता है हाँ यार डाइट भी इम्पोर्टेंट है। बट बच्चों में ये अवेयरनेस किसी ने दी नहीं होती कि हाँ यार तुम्हारी डाइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जितना इंडियन फूड है 90% फूड राइस बेस्ड है या व्हीट बेस्ड है। मतलब दही चावल या दाल चावल खिलाया जाता है या 2 रोटी सब्जी खिलाई जाती है। अब वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन कवर नहीं होता, ठीक है। सिंपल, अगर आपको वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम बढ़ाना है या प्रोटीन बढ़ाना है, तो जो आपका बेसिक आटा है उसको मल्टीग्रेन करा दो, या उसमें आप रागी और राइस के फ्लोर को मिक्स करके रागी रोटी खिलाओ बच्चे को। दूसरी दाल की रोटियां भी बनती है, आप वो भी, या आप चने का आटा आपने मतलब अपने रोटी के आटे में मिक्स कर दो, इससे उसकी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, आपने ये नोट किया होगा कि हर बच्चे को स्कूल में बैलेंस डाइट सिखाया जाता है। आपने भी बचपन में एक गोल बनाया होगा जिसमें कुछ पार्ट प्रोटीन होना चाहिए, कुछ कार्ब्स होना चाहिए, कुछ मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ फ्रूट्स होना चाहिए। बट वो कोई एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, सिर्फ बुक में पढ़ाया जाता है, वो चैप्टर खत्म होता है, बच्चा पास होता है, आगे जाता है। अगर एटलीस्ट वो जो पढ़ाया हुआ है वैसे भी थाली उसको परोसी जाए जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ा फैट हो, थोड़ा मिल्क बेस्ड खाना हो, थोड़े से प्रोटीन हो, लाइक पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, सोयाबीन चंक हो गए, और उसके अलावा मिल्क प्रोटीन्स हो गए। अगर ये चार, और मिनरल्स में आप थोड़े बहुत फ्रूट्स दे सकते हो, उसके अलावा थोड़ा बहुत नींबू पानी, विटामिन सी दे देगा। ये अगर आप दे दोगे बच्चे की डाइट सफिशिएंट हो सकती है। अगर आप एगिटेरियन हो तो मेक श्योर दैट कि बच्चा दिन में 1 या 2 अंडे ज़रूर खाए। हाँ, एग एक ऐसी चीज़ है जो बोन की भी हेल्थ बढ़ाता है, ऑब्वियसली बॉडी के न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाता है। देखो, बोन एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे लीवर भी काम करता है, किडनी भी काम करता है, आपका ब्लड भी काम करता है, एवरी चीज़ काम करता है। तो अगर आपने बोन के सराउंडिंग को ठीक कर दिया तो बोन अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत ही लेथार्जिक होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई अच्छे कर रहे होते, बट स्पोर्ट्स में बिल्कुल फोकस नहीं होता, ठीक है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि 10 घंटा बच्चा पढ़े या 2 घंटा ढंग से पढ़े, रिजल्ट वही आना होता है। वही आना है। आपने बच्चे को 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी में भेजना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हड्डी ठीक नहीं होगी। हड्डी है ना लोहे की तरह होती है, जितना हथौड़ा पड़ता है उतनी मजबूत होती है, और जितना आप उसको साइड में रख दोगे, जैसे लोहा जंग खाता है वैसे हड्डी नाजुक होती रहती है। और आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मे बी आगे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बट ओवरऑल आप उनके आउटलुक से बता दो कि इन्होंने कभी एक्सरसाइज करी नहीं है और ये ऐसी ही है, फिर उनके माँ बाप भी ना रास्ता क्रॉस करने आते हैं उनके साथ। तो बच्चों को बाहर भेजिए, धूप में भेजिए, उनको थोड़े अपने डिसीजंस लेने दीजिए, हड्डी अपने आप मजबूत हो जाएगी। विटामिन डी के लिए बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है? देखिए, ये बहुत ही ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सनलाइट एक्सपोजर के लिए बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वो धूप सबसे अच्छी होती है, तो एक्चुअल आंसर वो नहीं है। मुझे भी यही पता है, ज़्यादातर लोगों को ये सुनते आ रहे हैं कि सुबह की धूप। नहीं, देखिए आप समझिए, विटामिन डी बनता कब है, जब सनलाइट में
यूवीबी रेज होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट बी रेज जब स्किन पे गिरते हैं तब विटामिन डी बनता है। यूवीबी रेज सबसे ज्यादा कब होते हैं? जब तेज धूप आती है। अच्छा। जिस शुरुआत की सुबह की धूप तेज नहीं होती, तो एक्चुअली वो धूप नहीं होती। जो धूप होती है 10 बजे से दोपहर के 2-3 बजे तक की जो धूप होती है वो एक्चुअल धूप होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेज होते हैं। अच्छा। तो उसका भी फॉर्मूला है कि आपको कितने देर बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो। सबसे इम्पोर्टेंट, कपड़ों पे जो यूवीबी रे पड़ते हैं उससे विटामिन डी नहीं बनता। अच्छा। तो लोग क्या है, मान लो कपड़े पहन के धूप खा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइडियली आपने हाफ पैंट पहना है, हाथ आपके एक्सपोज होने चाहिए, नेक और शोल्डर, नेक और चेहरा एक्सपोज हो। तो हम ये बोलते हैं कि मिनिमम 15-20 मिनट तो भी आप इतनी देर आप धूप में बैठोगे तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनेगा। वो भी बोन के लिए विटामिन डी अच्छा है तो बोन अच्छे है, ये समझ लो। क्योंकि विटामिन डी करता क्या है पता है आपको? वो जाता है पेट में, जो आप खाना खाते हो उसमें कैल्शियम है। मान लो मिल्क है, वो कैल्शियम ऐसे ही नहीं इंटेस्टाइन से ब्लड में आएगा, विटामिन डी उसको लेके आएगा। अच्छा। तो विटामिन डी करता क्या है, आपके खाने में से कैल्शियम उठाता है, ब्लड में लेके आता है और बोन में डिपॉजिट कर देता है। तो विटामिन डी कमी होगी तो आप जो खाओगे वो अंदर आएगा ही नहीं। इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो विटामिन डी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, अच्छी किडनी हो और अच्छा लीवर हो। क्योंकि लीवर विटामिन डी से पहले D2 बनता है जो लीवर में बनता है, और D3 बनता है वो किडनी से बनता है। तो मान लो आपको इन सारी बीमारियां है, किसी को लीवर है, किसी को किडनी है, मान लो कोई एडल्ट की बात कर रहा हूँ, तो विटामिन डी बाहर से लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर काम ही ऐसा है, कोई उस टाइम पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि 8 बजे निकल जा रहा है ऑफिस, आ रहा है शाम रात को, बहुत ज़्यादा है ये, हम लोग के साथ भी होता है ये। मेरे साथ भी होता है कि मैं सुबह निकल जाता हूँ, रात में 7 बजे 8 बजे लेट इवनिंग आ गया, तो उस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि विटामिन डी तो चाहिए। हाँ, तो विटामिन डी आप सप्लीमेंट, जिनकी ऐसी लाइफस्टाइल है जो सुबह सन देखने से पहले जॉब पे चढ़ते और सन इवनिंग में आते हैं। हाँ, इवनिंग में जो घर पे आते हैं, सनसेट के बाद जो घर आते हैं, जिसको सन एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। यूजुअली हम डोज रिकमेंड करते हैं, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया हो और विटामिन डी सिंगल डिजिट में हो या आप डेफिशिएंट हो, तो एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते आपको विटामिन डी के पाउच आते हैं, 60,000 यूनिट्स के पाउच आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स आती है, वो आप ले सकते हो। एक बार आपने 6 हफ्ते का कोर्स कर लिया तो आप 15 दिन में एक बार एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग या काफ़ी समय तक लेते रहो, ताकि आप डेफिशिएंट ना हो। ये चीज़ ना बच्चों के लिए बहुत लागू होती है, एडल्ट में तो भी हड्डी एक तरीके से बन गई है, बट अगर बच्चों में डेफिशिएंसी हो तो कोविड के बाद कैसे पता चलेगा ऐसे किसी पेरेंट्स को कि नहीं इसको विटामिन डी का जो आपने बताया पाउच देना जरूरी है, लग रहा है इसको? बात आपकी परफेक्टली, बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए, क्योंकि 1 साल लगभग घर से बाहर ही नहीं निकले हो। बिल्कुल, हाँ। तो सिंपल तरीका है, पैर ना हल्के हल्के टेढ़े होने लग जाते हैं बच्चे के। अच्छा। क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, तो ये विटामिन डी क्या करता है, हड्डी की ग्रोथ कर रहा है। विटामिन डी है नहीं तो हड्डी की ग्रोथ जैसे सही होनी चाहिए वैसे नहीं होगी। तो जैसी उस जगह पे जैसे लोडिंग बढ़ेगी ना, जहाँ ग्रोथ हो रही है, तो टेढ़ी होने लग जाए। अच्छा। दूसरी बात, कभी कभी बच्चे का हाथ आप ऐसे पकड़ते हैं, हम लोग हाथ पकड़ते हैं नॉर्मली हर बच्चे का, तो आपको रिस्ट को फील करना है। अगर रिस्ट आपको बाकी हाथ से बहुत बड़ा लगने लग जाए, तो ये समझ लो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के वजह से हो रहा है। मतलब अगर ऐसा चेक कर रहे हैं तो ये, हाँ, जो आप रिस्ट का पार्ट है, अगर नॉर्मली आपकी रिस्ट थोड़ी सी बड़ी होती है आपके फोरआर्म से, पर अगर वो फोरआर्म से बहुत ज्यादा बड़ी है, अच्छा, हाँ, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी की शुरुआत हो गई। स्पेशली ये कब नोट हो जाता है ज्यादा, जैसे बच्चा नया नया चलने लग गया हो, जो हाथों से भी चल रहा हो, तो उस टाइम पे ज्यादा होता है, बट ये सभी में आ सकता है। उसके अलावा सिंपल तरीका है कि आप चेस्ट पे हाथ लगाओ बच्चे की, अगर कोई हड्डी का प्रोमिनेंस लग रहा है, चेस्ट का शेप ठीक नहीं लग रहा है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सिंपल सोल्यूशन है, और एक बार आप डॉक्टर को दिखा दो और अगर आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट ले ली तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती है। बट अगर आपने एक लेवल पार कर ली तो फिर इतनी सारी चीज़ें रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है।
तो ये सही टाइम है, आपको दिखाना चाहिए, तब डॉक्टर को घर पे नहीं इलाज करना चाहिए इस चीज़ कंसल्ट का। करना चाहिए डॉक्टर से। 101%, क्योंकि बच्चे में डिफॉर्मिटी आ गई ना तो बहुत जल्दी करेक्ट नहीं होगी, करेक्ट होगी बट नॉर्मल नहीं होगी। तो वो, और आपने एक इंजेक्शन दे दिया विटामिन डी का, बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाए। तो बच्चों के लिए आप कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आपको डाउट हो घर पे मत आओ, आप रखो, आप आओ दिखाने आओ, बेशक कुछ ना हो, कुछ नॉर्मल पता चले बट दिखाने आओ प्लीज़। अब हम चलते हैं लिम्ब अलाइनमेंट पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके फीड में भी आता है, जो पीछे से वो ऐसे करके आवाज़ आती है, माइक लगाए रहते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, और कमेंट तो बहुत प्यारे रहते हैं उसमें। बिल्कुल। और ज़्यादातर देखते हैं फीमेल के साथ, क्योंकि फीमेल को बॉडी पेन, नेक पेन ये सब ज़्यादा होता है, तो वो जो करते हैं ऐसे करके वो सही करते हैं हड्डियों को, वो क्या है? मेरे को वो उसके बारे में जानना है। वो मुझे भी जानना है एक्चुअली, क्योंकि हमारे बुक में कहीं ये सब लिखा नहीं है। तो वो तो डॉक्टर लिखते हैं अपने आप को। no, वो क्या लिखते हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये तो आप एज आपको समझना है कि क्या सही है क्या नहीं है, बट मेजॉरिटी टाइम इट इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली, यही मुझे लगता है कि Views। हाँ, आप खुद अपनी हड्डियाँ इतनी चटकाओ, इतनी आवाज़ तो कहीं नहीं आएंगे जितने उस वीडियो से बाहर आते हैं। हाँ। तो बेसिकली यार देखिए क्या होता है ना, जब आप एंग्शियस होते हो और आपको लगता है कि मेरा पेन ठीक नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम यूजुअली लाइफस्टाइल में होता है। हाँ। बट इंसान अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहता, वो अपने डॉक्टर्स बदलना चाहता है हर बार। कोई दवाई दे देता है, कोई नहीं देता, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो। इवेंचुअली आप ऐसे भी बंदे उसके पास जाते हो जो ये सब चीज़ें भी करते हैं। तो ये क्या रियलिटी नहीं लोगों को पता चले, क्योंकि ना ये ऐसे लोग नहीं होता। ढूंढते हैं। ये बेसिकली ना डर बना देते, आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर देते कि आपकी लिम्ब अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपका पेल्विक टिल्ट है, आपका ये है वो है। अब जो चीज़ आप बचपन से लिम्ब अलाइनमेंट चेंज होना पैथोलॉजिकल हो सकता है कि आपके हिप में प्रॉब्लम है, जॉइंट खराब है, स्पाइन का कर्वेचर टेढ़ा है, या आपकी कभी हड्डी टूट के टेढ़ी जुड़ी है, तो आपका पैर छोटा बड़ा हो गया है, या स्पाइन कर्वेचर को कंपनसेट करने के लिए लेग में कुछ चेंजेस हुए, तो वो डिफरेंट है, ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बट जैसे राह चलता आप जैसा मेरे जैसा इंसान जो नॉर्मल है बचपन से, उसमें कोई लिम्ब अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता। बट इट जस्ट दैट कि अब आप मेरे पास आए हो, अब मैं आपको कुछ ना कुछ तो बेचूंगा ही ना। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई सब नॉर्मल है तो फिर आप मुझे पैसे क्यों दोगे? बिल्कुल। जब मैं आपको कुछ तो बोल ये हम कह सकते हैं कि ये एक मार्केटिंग की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, ये शुरुआत में लोग जाते हैं ये समझ के कि ये बंदा मेरा बिना ऑपरेशन के सारे दर्द ठीक कर देगा, इसमें कुछ भी नहीं होता। और आप जब पैसा खर्च करते हो तो आप बोलोगे ना यार मैंने पैसा खर्च किया, अच्छा ही बोलोगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं अच्छा नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे कि मैं तो ठीक हो गया। बेसिकली प्रॉब्लम इन सब में लाइफस्टाइल में होता है। तो जब आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकते, नो डाउट। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो, जैसे हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो लंबे समय के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट जो जर्नी होती है ना, सबको लगता है ये जर्नी में छोटी कैसे करूँ, जर्नी कोई छोटी नहीं कर सकता, बिल्कुल। जर्नी अपने आप ही सेटल होनी होती है। बस आपको जब आप ये बात समझोगे कि ये बीमारी ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पे ख़त्म होगी, तो ये सारे बंदे ना ये उस पड़ाव के आखिरी में आते हैं, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो सही जब बोला। पेशेंट वैसे ही नेचुरली अब ठीक होने जाने वाला है, तब आके आप मिलते हैं ऐसे लोगों से और आपको लगता है कि कहानी इधर ही चेंज हो गई। बट ऐसा नहीं है। जब आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज लोगे, बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री समझोगे कि कैसे ठीक होना है, आप समझ जाओगे कि इस पॉइंट तक मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक, कुछ चीज़ें उसमें हेल्प करती है, कभी इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं, बहुत रेयरली सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, बट आप ठीक हो सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपिंग के बारे में। कपिंग, क्योंकि जैसे मैंने देखा बहुत ऐड आते हैं ना इंस्टा पे भी मुझे, कि वो लेटा है कोई बैक में, वो कपिंग ऐसे लगा के वो पूरा सक्शन करता है स्किन से। वो क्या चीज़ है? वो कोई चीज़ नहीं है, वो भी इंस्टाग्राम पे कोई थेरेपी वगैरह है? वो एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं कॉमनली, बट मुझे वो लॉजिक अभी तक समझा नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम, मैंने जिनसे भी बात की सब बोलते हैं कि उसमें से गंदा खून निकलता है, हाँ, ये पूरा निकलता रेड हो जाता है। हाँ, बट वो नहीं है। दूसरा, आज की डेट में लोग उसको ना, एक होता है कि
वही सोशल मीडिया पब्लिसिटी हाँ, स्टंट है कि आपने कर लिया, एक फ़ोटो खींच लिया, पीछे से ये कर लिया। यूजुअली ये बॉडी बिल्डर जिसके कोई फायदे नहीं होते। ग्रॉसली नहीं होते। देखिए बेसिकली ये सारे करते जो जिम वाले बंदे होते हैं। हम्म, अब वो ऑब्वियसली इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चलती रहती है, तो उससे मेरे को लगता है कोई मेजर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो मेरे लॉजिक पे बैठता नहीं है। कि मेरा ये पर्सनल मानना है। अब हर एक की अपने अपने ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से आप ही के बॉडी का खून है, वो कोई गंदा खून है नहीं। दूसरा, नो डाउट आप कोई भी एरिया का मसाज करोगे, मान लो कपिंग कर रहे हो, मसाज कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मसल सोर है आपके। उसके लिए आप बेसिकली प्रॉपरली एक ट्रेंड मसूस को बुला के प्रॉपर आप मसाज अगर वंस इन अ मंथ भी करा लोगे, अगर मान लो आप डेली हेवी वेट लिफ्टर हो, तो यूजुअली मेरा ये मानना है कि महीने में एक बार आपको बॉडी मसाज करनी चाहिए, जो भी ट्रेंड मसूस से करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बताया मसाज तो करनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ मुझे पूछना है कि बच्चे को तो मालिश करते हो, हाँ उसका ऑयल सबको पता है। हाँ अगर कोई एडल्ट है, उसको अगर मसाज लेना है, हाँ। कौन कौन सा ऐसा ऑयल है जो सबसे बेस्ट रहेगा मसाज के लिए? देखिए बहुत सारे लोग सरसों का तेल प्रेफर करते हैं, बट सरसों का तेल स्मेल अच्छा नहीं देता। हाँ, नहीं स्मेल में नहीं जाते। हाँ। बेनिफिट्स कौन से किसके ज़्यादा है? देखिए आप बेसिक कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, आलमंड ऑयल भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। ऑलिव ऑयल भी? ऑलिव ऑयल ऑल्सो अच्छा। गिव्स अ गुड हम्म। न्यूट्रिशन टू द मसल, आपके स्किन की भी टोनिंग इम्प्रूव करता है। उसमें बेसिकली जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होते हैं जिसका न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा आपको रिजल्ट देता है, मसाज। ऐसा नहीं देता। बट वंस इन अ मंथ अगर आप बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग करते हो, तो बॉडी मसाज लेना ज़रूरी होता है। उसके फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी एरिया को मसाज कराते हो, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन भी बढ़ेंगे लोकल। उसके अलावा जो मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहे हैं या डिटॉक्सिफाइंग जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो जिस दिन आप मसाज करोगे उस दिन आपको वर्कआउट नहीं करना है, मसाज करा के उस दिन रेस्ट रखना है। आपको आप देखना धीरे 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 आपका ओवरऑल बल्क भी बढ़ेगा इस चीज़ से। जो बल्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी आपने मसाज की बात करी तो मुझे याद आ गया क्रिकेटर्स के। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट में हैं, तो मैं स्पोर्ट्स में जैसे मैंने अभी सुना था रोहित शर्मा का कोई कपिल के शो में, तो उन्होंने बोला कि उनका डेली मसाज होता है। ठीक है, आप देखो कोई भी क्रिकेटिंग इवेंट होता है, ये लोग अपने साथ 3 मसाजर्स लेके जाते हैं। इसका जेन्युइन रीज़न क्या है? जेन्युइन रीजन यही और है। इसमें एक चीज़ मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर दूं ताकि आपको जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो। मुझे एक तो चीज़ पूछना है कि जब हम सुनने में आते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा मैच है इसके साथ होने वाला है, ठीक है, पता चला बुमराह जो है रिटायर्ड हार्ट है, तो लोग मजाक भी बनाते हैं सोशल मीडिया पे, पूरे टाइम तो रिटायर्ड हार्ट रहता है, आईपीएल के टाइम पे ठीक हो जाता है। लेकिन बुमराह फास्ट बॉलर है, तो क्या मेन रीज़न क्या हो सकते हैं कि क्या सच में वो एक-एक 7-7 महीने रिटायर्ड हर्ट रह सकते हैं प्लेयर? या छोटी-सी मोच आने पे भी रिटायर्ड हर्ट हो गए? अब मैं इसके सबके सवाल के जवाब दूँ। सबसे पहला सवाल आपने पूछा, जो भी क्रिकेटर स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं जिसमें होल डे आपको खड़ा रहना है, 90 ओवर्स के लिए खड़ा रहना है, इनके पास 2-3 मसाजर्स ट्रेंड मसूस हमेशा होते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि आप इतनी एक्सरसाइज कंटिन्यूस करोगे तो मसल फटीग होके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनने शुरू हो जाते हैं, तो आपके मसल क्रैम्प करते। बहुत बार आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा जो बैटिंग कर रहे हैं, 100 के पास आ गया, 100 पार करके और एकदम से क्रैम्प आ गया। ये हाँ। क्यों आ गया? एक तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इसीलिए इनके साथ हमेशा महसूस होता है। ठीक है, और इनका काम होता है ये ओवरऑल मसल में से लैक्टिक एसिड बाहर निकालते हैं। अच्छा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, ये जो प्लेयर्स होते हैं, कोई भी ऑर्थोपेडिक इंजरी हो, बेशक एंकल स्प्रेन हो या सिंपल बॉल हाथ में लग गया हो जिसमें हड्डी नहीं टूटी हो बट उंगली में चोट लगी हो, कोई भी ऑर्थोपेडिक इंजरी 3 महीने का टाइम कम से कम लेती है आपको पेन फ्री होने के लिए। अच्छा। हाँ, उससे पहले ठीक नहीं होते। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं आज चोट लगी 3 हफ्ते में मैं ठीक नहीं हुआ, तीसरे या 3 हफ्ते में विजिट करते हैं कि अभी तक पेन है।
यार इतनी जल्दी पेन नहीं ठीक होता, 3 महीने का समय लग सकता है। मतलब तो जो बोलते हैं लोग कि बुमराह रिटायर्ड है, वो एक्चुअल में चोट रहती है, वो बिल्कुल बहाना नहीं यार, बनाते हैं। बिल्कुल बुमराह की बॉलिंग हम्म, एक्शन आप देखो, बुमराह चाबुक की तरह बॉलिंग डालता है। हाँ। क्योंकि जैसे हम विप्लैश करते, चाबुक जैसे रब करके आगे जाता है, वो बॉल भी वैसे फेंकता है। तो जो चाबुक के लिए जो एक वेव बनती है ना, ये उस अपने बैक से जनरेट करता है, इसीलिए उसका शॉर्ट रनअप के साथ हम्म, और ऑकवर्ड एक्शन के साथ इतना फास्ट बॉल जाता है, इतना एक्यूरेसी में बॉल जाता है, जैसे क्योंकि वो, ये समझ लो कि बॉलिंग फेंकने की मशीन है जो एक ही पॉइंट से फास्ट बॉल डाल सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को इतना मूव करता है उस टाइम पे। और ऑब्वियसली जो मूविंग का पॉइंट है वो उसका बैक है, इसीलिए इसको बैक में इंजरी होना, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होना बुमराह में कॉमन है। नो डाउट वो इन बिटवीन रेस्ट लेता है, मेरे हिसाब से वो कोई गलत काम नहीं करता। अगर आपको अपना करियर बचाना है, नो डाउट देश के लिए भी खेलना है, बट ऐसे भी नहीं खेल सकता कि वो इंजर्ड है तो आप गलत खेल लोगे, अननेसेसरी देश का भी मैच का नुकसान होगा, इवेंचुअली देश का नुकसान होगा। तो मैं इस पॉलिसी के कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ कि आपने एक बार नाम डाल दिया तो आपको 5 मैच खेलने हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको भी अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी, पता चले वो चोटिल हो गया और 1 साल अगला बैठ गया, वो भी सही बात नहीं। रही बात आईपीएल की, आईपीएल में इंसान सिर्फ 4 ओवर डालता है एक टाइम पे, मैक्सिमम 1 या 2 ओवर होता है, यानी 12 बॉल डालता है। 12 बॉल में इतना स्ट्रेस नहीं आता अपने बैक पे। 4 ओवर कोई भी बॉलर आईपीएल में कंटिन्यूस नहीं डालता, स्पिनर में भी डाल देगा, फास्टर नहीं डालता, बिल्कुल मैक्सिमम 3 ओवर डालता है, तो उसमें इतना स्ट्रेस नहीं पॉइंट है इस पड़ता। बात पर। सही। टेस्ट क्रिकेट एक चीज है जहां वो लंबी स्पेल डालता है, 6 ओवर 8 ओवर 10 ओवर की स्पेल डालता है, तब उसको इंजरी होने के चांस है। क्या जो हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हों या कोई भी, तो उनकी लाइफ में आगे चल के उनको क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? क्यों नहीं होगी, नहीं, देखिए ऐसे कि उन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग टाइम पे काफ़ी भाग दौड़ ओवर चीज़ें किया, जैसे आपने बताया अभी, जो मसल्स में फटीग जो भी प्रॉब्लम होती है, तो आगे चल के इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है? उनको मेनली तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्रिकेट हो सकती है, अच्छा। और तो मसल की बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, नो डाउट इंजरी के वजह से जो भी हाथ की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी वो सब हो सकता है, बट जो मेन प्रॉब्लम हो सकता है वो एंकल जॉइंट पेन हो सकते हैं, नी जॉइंट पेन हो सकते हैं, हिप जॉइंट पेन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन वो बॉलर है, बैट्समैन है, या और कोई फुटबॉल खेलता है, क्योंकि जितना जॉइंट यूज होगा उतना डैमेज भी होगा, ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं होगा। बट तब तक उनका क्रिकेटिंग करियर एंड होने या कोई भी गेमिंग का करियर, दैट इज व्हाट इज रिटायरमेंट इज ना। रिटायरमेंट की डिसाइड कैसे होती है कि 35 रिटायरमेंट होना है, 40 रिटायरमेंट होना है, ये कोई नंबर थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब की तरह। बेसिकली प्लेयर को पता होता है कि अब मेरे जॉइंट्स बोलने लग गए, मैं उतने लेवल पे खेल नहीं पाऊंगा, सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो उससे अच्छा मैं मेरे गेम कम कर दूं या गेम बंद कर दूं। कोई पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी ट्रीट तो आप काफ़ी लोगों को करते होगे, लेकिन कोई आप नाम बताना चाहो जिनको कि नहीं ये प्रॉब्लम होती है तो आप देखते रहते हो, या ट्रीट आप देखिए, किस मैं टाइप ना की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। नाम भी, मैंने जैसे डॉक्टर मनोज वाजपेयी को भी देखा हुआ है, जो मनोज भी उनकी, वाजपेयी। हाँ उनको देखा हुआ है। बहुत सारे मैंने रणजी प्लेयर्स को भी अपने ट्रीट किए हुए हैं, ऑपरेट करवाए हुए हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे नेशनल वुशु प्लेयर्स जो पटियाला में ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी मैंने ऑपरेट कराया हुआ है, उनको बैक टू फील्ड लेके आया हुआ हूँ मैं। और आज भी वो मेरे कनेक्ट में है कि उनके कोई भी इशू होते हैं वो मेरे से एवरी डे छोटे से छोटा प्रॉब्लम वो कनेक्ट करते हैं। मैंने अर्जुना अवार्डी भी है जिनको भी मैंने ट्रीट किया हुआ है उनके प्रॉब्लम्स के लिए, जो जिनको स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारे पेशेंट्स गुडविल से ही कनेक्ट होते हैं, एंड और मेरा बहुत ज़्यादा ट्राई होता है कि मैं इनका गेम इम्प्रूव करवाऊँ, बैक टू इनको अपने पुराने प्री इंजरी लेवल पे लेके जाओ, ताकि ये अच्छा गेम करे, देश का नाम रोशन करे और अच्छा काम करे। ACL और PCL इंजरी, ये एक्चुअली होता क्या है और डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, ACL PCL ये दोनों घुटने के अंदर के लिगामेंट्स हैं, ठीक है, और ये इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। बहुत बार लोग MRI रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं इसमें सर्जरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो
हम इसको नॉन सर्जिकली ठीक कर देंगे, हम ये कर अच्छा। देंगे, वो कर देंगे, ऐसे भी बोलते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पेशेंट को एक ही बात समझाऊँगा, जब आपको लगता है कि चोट लगने के बाद घुटने का कॉन्फिडेंस कम हो गया, घुटने में जैसे पहले था वैसा नहीं है, हल्का हो गया, लाइट हो गया है, हुँ, हिल रहा है, हुँ, लचक आ रही है, मैं हुँ, गिरने का डर लग रहा है, हुँ, मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, अगर मुझे कोई बोलेगा कि अभी दौड़ के दिखाओ, या कभी-कभी चलते हुए ऐसा लगता है घुटना अलग हो गया। हुँ। अगर आपको ये दिक्कतें हैं, तो ये समझ लो कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। आप बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकते। करते क्या है एक्चुअली में सर्जरी में? सर्जरी ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दूरबीन से सर्जरी की जाती है। दूरबीन में हम या तो पेशेंट की बॉडी में से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, हुँ, या आजकल आर्टिफिशियल लिगामेंट्स भी आ गए, जिसमें हमको पेशेंट से ग्राफ्ट लेने की ज़रूरत अच्छा, ही नहीं है। पूरा लिगामेंट ही आर्टिफिशियल है। अच्छा। ठीक है? हम उसको जो नेचुरल लिगामेंट होता है उसकी जगह पे प्लेस करते हैं, और वो नेचुरल लिगामेंट की तरह धीरे-धीरे काम करना शुरू कर देता है। घुटने का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, पेशेंट बैक टू नॉर्मल आता है। पूरी सर्जरी कीहोल सर्जरी की तरह होती है। हुँ, 1 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाती है, पेशेंट अपना टीवी पे सर्जरी भी देख सकता है। तो छोटी सर्जरी है, हुँ। आउटकम बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पेशेंट की लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है, बट नो डाउट हर कोई डरता है अपनी सर्जरी से, बट एक बार ओपिनियन लेने से कोई नुकसान नहीं। क्या नी रिप्लेसमेंट लास्ट ऑप्शन है? देखिए, मेरे हिसाब से नी रिप्लेसमेंट लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट साल्वेज ऑप्शन है, मतलब ये टर्मिनल ऑप्शन है। एक बार आपने हड्डी काट दी तो हुँ, वापस हड्डी बननी नहीं वाली, हुँ, आप समझो। उसकी जगह दूसरी हम आर्टिफिशियल रिप्लेस नहीं डालोगे। तो जब तक आपसे जम रहा है, जब तक आपको दर्द की दवाई खानी नहीं पड़ रही है, घुटने से काम चल रहा है, थोड़ी बहुत दर्द है, मैनेज हो रहा है, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को उसके अराउंड मैनेज कर रहे हो, तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर आपको बहुत दर्द है, चलने-फिरने में मुश्किल है, दर्द की दवाई खानी रोज़ पड़ रही है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पेशेंट वेल मोटिवेटेड होना चाहिए। पेशेंट को लगना चाहिए कि मेरी सर्जरी होनी चाहिए। रिश्तेदारों को नहीं लगना चाहिए ये बात। बिल्कुल। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट मोटिवेटेड नहीं होते, सर्जरी करा लेते और फिर ज़िंदगी भर रोते, मैं तो चाहता ही नहीं था ये सर्जरी हो और मेरी हो गई सर्जरी। अब मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है। बट जिस पेशेंट को ठीक होना है, उसको लगता है कि अब मैं दर्द नहीं सहन सकती, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नी रिप्लेसमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस, इसे साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिसीज़ भी है, सेनाइल डिसीज़ भी है, यानी ओल्ड एज के लोगों में जो ये होता है, बहुत ही हिडन डिसीज़ है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या वो। लक्षण क्या है इसके, जैसे सिम्पटम्स क्या है इसके? सिम्पटम्स क्या होते हैं ना, देखिए सिम्पटम्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है पहले ये हाँ, पहले समझिए। तो ये जान लेते हैं। मान लो कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मान लो कि आपने कंपनी रन कर ली, ठीक है? हुँ, अब कंपनी रन होती है 2 चीज़ों से। हुँ, पहली चीज़ होती है कि रॉ मटेरियल आ रहा है, दूसरी हुँ, चीज़ होती है कंपनी के एम्प्लॉयी है। ये बिल्कुल। दोनों चीज़ें हैं, हुँ, तब आपकी कंपनी ठीक रन करेगी, यानी आपकी जवानी है। रॉ मटेरियल है कैल्शियम, विटामिन डी, हुँ, और एम्प्लॉयी है आपके जो बोन के अंदर के सेल्स हैं। हुँ, मान लो विद टाइम रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, बट हुँ, एम्प्लॉय थोड़े कम हो गए, बट ठीक है, अभी हुँ, काम चल जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोमलेशिया, और हुँ, फिर यही कंडीशन आके ऑस्टियोपिनिया कर देती है, जिसमें मान लो रॉ मटेरियल कम आ गया तो ऑस्टियोमलेशिया हो गया, और रॉ मटेरियल ठीक है बट लोग थोड़े से कम हो गए, हुँ, पहले 100 एम्प्लॉय थे, अब 75 एम्प्लॉय हो गए, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपिनिया। बहुत बार आप डेक्सा स्कैन या बीएमडी स्कैन करते हैं लोग, और ये हुँ, लिखा होता है ऑस्टियोपिनिया। हुँ, ये भी काफ़ी हद तक चलने वाली कंडीशन है। अब आती है तीसरी कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी कंपनी है उसके आधे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो मैं रॉ मटेरियल दे भी दूंगा तो भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, हुँ, क्योंकि अब लोग फिक्स है, 50 लोग हैं या 50 से कम लोग हैं। हुँ, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे यानी हड्डी के अंदर बोन बनाने की क्षमता कम हो गई है, अच्छा, क्योंकि जो बेसिक सेल्स है जो बोन बनाते हैं वो नंबर कम हो गए। तो जब नंबर कम है तो आपने बाहर से कैल्शियम दे दिया, विटामिन डी दे दिया, तो भी हड्डी नहीं बनने वाली। तो ये जो मिथ है लोगों का कि मैं पिछले 10 साल से कैल्शियम खा रही हूँ, विटामिन डी खा रही हूँ, मेरी हुँ, हड्डी मजबूत होनी चाहिए, हुँ, 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 बट रिपोर्ट तो कुछ और दिखा बिल्कुल, रही है। बिल तो ये मिथ है बेसिकली, हुँ, उससे आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती, ऑस्टियोपोरोसिस अपना चल रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने का तरीका है, ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करते इंजेक्शन से। अच्छा, तो उसके इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिनोज़ुमैब के इंजेक्शन और टेरीपेराटाइड के इंजेक्शन। हुँ,
इनको डिटेल में समझाने से बहुत कंफ्यूजन नहीं, होगा। ऐसे बस बता दो आप कि कितने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, हाँ, कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में? मैं आपको बहुत ही जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट शुरू हो गई ना, तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। कहीं ना Lifelong? कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं जब आप एक दवाई बंद करोगे तो दूसरी दवाई से उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एकदम से दवाइयाँ सारी छोड़ दी तो रिबाउंड ऑस्टियोपोरोसिस वापस से होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कुछ इंजेक्शन डेली बेसिस पे चलते हैं, वो 1.5-2 साल चलते हैं। कुछ इंजेक्शन 6 महीने में एक बार चलते हैं, वो 5 से 10 साल चलते हैं। कोई भी इंजेक्शन आप स्विच करोगे तो उसकी जगह आपको कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन या लेना इंजेक्शन पड़ेगा। लेना पड़ेगा। इसका होने का रीजन क्या होता है कि इससे बचा जाए? ऑस्टियोपोरोसिस से बचना बहुत ही मुश्किल है। एक्सरसाइज एक चीज़ है जो हड्डी की डेंसिटी बना के रखती है, बट ऑस्टियोपोरोसिस मेनली फीमेल्स में होता है, क्योंकि जो मेनोपॉज के बाद ना, जब 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू जब वो होती है। मेनोपॉज रुक जाता है? हाँ, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, अच्छा। बिकॉज इस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो पीरियड्स चलते तभी बनता है। अच्छा। इस्ट्रोजन हड्डी को मजबूत करता है। जैसे पीरियड बंद हो गए, इस्ट्रोजन बनना बंद हो गया और हड्डी वीक होना शुरू हो गई। तो 50 के बाद ये प्रॉब्लम महिलाओं में start- मेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आखिर तक ठीक ठाक रहता है। जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हड्डी मजबूती का काम करता है, वो काम फीमेल्स में इस्ट्रोजन करता है। अच्छा। तो जब इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, हड्डी वीक होना शुरू हो गई। तो मान लो कोई फीमेल है जिसको अर्ली मेनोपॉज हो गया, बहुत सारे फीमेल्स होते हैं, इनको ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बहुत हाई होती है। तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, इनको अगर डॉक्टर पहले से वो मिलना मिलते हैं तो? चाहिए। हर साल 2 साल में एक बार अपना डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, ताकि वो ट्रीटमेंट अपनी ऑस्टियोपोरोसिस की कंटिन्यू करे। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट का और एक कन्फ्यूजन है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं ट्रीटमेंट लूँगी तो मेरा हड्डी मजबूत होगा। एक्चुअल ये बात समझिए, ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, क्यूरेटिव नहीं है। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि जो आपके भविष्य में हड्डी टूटने के चांसेस है ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से, वो चांस कम करने के लिए ट्रीटमेंट लिया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप मत समझिएगा कि इससे मैं वापस से जवान बनूंगा या बनूंगी, ये इसलिए कि भविष्य में हड्डी टूटने के चांसेस कम हो जाए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअली क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत कॉमन, ये होता क्यों है? हाँ, मैं समझाता हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये समझ लो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके का नक्सलाइट अटैक है जो बॉडी के अंदर हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा। मतलब आप ही के बॉडी के कुछ सेल्स आप ही के बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रहे जो आप ही के बॉडी के जोड़ों को ख़राब कर रहे हैं। अब आप उनको मार नहीं सकते, क्योंकि आप अपने लोगों को तो मारोगे नहीं, तो है ना, आपका नहीं तो देश बैठ जाएगा। इसीलिए आपको इनको शांत रखना। यही रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है। लोग बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं करता, जड़ से कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपने अगर उसकी जड़ को मार दिया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि आप ही के इम्यूनिटी के सेल्स ही ऐसी चीज़ बना रहे जो जोड़ों को सूजन दे रहे हैं, जोड़ों को टेढ़ा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और समझाना चाहता हूँ। बहुत बार लोगों का रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आता है, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर पॉजिटिव आता है, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस लेबल करने के लिए एक पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसमें जोड़ कितने इन्वॉल्व है, एक जोड़ इन्वॉल्व है, 10 जॉइंट इन्वॉल्व है, ब्लड में से ESR CRP का रोल क्या है, ये बहुत सारे पैरामीटर से हम एक पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं। और जब आप एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाते हो तब आप उस डिसीज़ में काउंट होते हो। तो सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आने से आपको बीमारी होना ज़रूरी नहीं है। ये एक्चुअली में होता कहाँ पे, किस पार्ट में होता है और ज़्यादातर कहाँ पे होता है? ये यूजुअली जॉइंट्स में होता है। उसमें से सबसे कॉमन नी जॉइंट होता है। कभी कभी शुरुआत लो बैक पेन से होती है, फिर नी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, हिप्स इन्वॉल्व होते हैं, हाथों के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे कॉमन इन्वॉल्व हो जाता है हैंड होता है, फिंगर। हाँ, फिंगर्स और आगे के जॉइंट। तो इसको हम रूमेटॉइड हैंड बोलते हैं। हाथ टेढ़े हो जाते हैं, फिंगर टेढ़े हो जाते हैं, और हाथ काम करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो, ग्रिप नहीं बनती, बहुत सारे प्रॉब्लम पेशेंट फील करते हैं। क्या इसमें फिंगर टेढ़ा होकर छोटा भी हो जाता है? छोटा नहीं, बट उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, तो जो ग्रिप वीकनेस होने शुरू हो जाती है, क्योंकि ढंग से ग्रिप नहीं बनती है आपकी। तो यही से मेन प्रॉब्लम पेशेंट्स को ये होती है।
जिसमें बचपन से रुमाटॉइड कुछ हम्म, जुवेनाइल रुमाटॉइड अर्थराइटिस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं पेशेंट को, वो हम्म। अलग ही प्रॉब्लम है, देन उसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। पीआरपी, स्टेरॉयड और जेल इंजेक्शन, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? ये भी बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। बेसिकली पीआरपी क्या करते हैं, आपके ब्लड में से ब्लड लेते हैं हम लोग, हम्म, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स निकालते हैं या मान लो ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और वो घुटने में डालते हैं, ये अज्यूम करके हम्म, कि ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके बॉडी में कार्टिलेज सेल्स बनाएंगे और हम्म, कार्टिलेज बनाने की कोशिश करेंगे। हम्म, दूसरा ऑप्शन जो आपने बोला स्टेरॉयड इंजेक्शन, स्टेरॉयड हमेशा इन्फ्लेमेशन को कम करते, सूजन को कम करते। तो मान लो घुटने के अंदर थोड़ी सूजन है जिसकी वजह से दर्द तो उसको बन दे रहा है, दिया। तो स्टेरॉयड दे दिया। अच्छा, जेल क्या होता है, जेल एक बेसिकली ग्रीस, जैसे मशीन में हम ग्रीस डालते हैं वैसे जेल एक घुटने का लुब्रिकेंट है। तो उसको तो फिर सर्जरी करके अंदर डालना नहीं, पड़ता? सर्जरी से नहीं डालते हम, एक नीडल डालते हैं, अच्छा, नीडल अच्छा, से इंजेक्शन से वो जल जाता है। अच्छा, अब आप मेरे से एविडेंस बेस पूछोगे कि इनका कितना रोल है, तो एक्चुअल एविडेंस में इसका बहुत कंक्लूसिव कहीं ये लिखा नहीं है कि ये करोगे, पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो आप ठीक होंगे। अच्छा, बट क्या होता है, हर सर्जन के अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं, आपने देखा होता है कि भाई पेशेंट को ये मैंने किया इसके बाद ठीक होता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जेल इंजेक्शन और स्टेरॉयड इंजेक्शन को कंबाइंड करके घुटने में डालते हैं। जब आपका घुटना शुरुआती स्टेज में ख़राब हो रहा है, इसमें ये दो इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं काफ़ी समय तक। अच्छा, बट अगर मान लो घुटना एडवांस ख़राब है तो इनका कोई रोल नहीं है। पीआरपी अभी शुरू हुआ है और काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है, अभी इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट हम्म, पूरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा इसको मार्केट में ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सर्जन अपनी चॉइसेस देता है पेशेंट। शोल्डर पेन, हिप पेन, इसके घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हिप पेन ना बहुत ही इंडियन पॉपुलेशन में बहुत परेशान करता है, क्योंकि आप स्क्वाटिंग, अभी भी बहुत बहुत सारी जनता इंडियन टॉयलेट में बैठती है, स्क्वाटिंग पोजीशन में हम्म, बैठती है। आलती पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडियन पॉपुलेशन में। हम्म, इसलिए हिप पेन जिसको भी होता है ना, हम्म, आपको पहले कारण ढूंढना है कि हम्म, हिप पेन हो क्यों रहा है। क्या हम्म, ये मसल की वजह से हो रहा है, हम्म, क्या ये जोड़ के अंदर सूजन की वजह से हो रहा है, क्या ये जोड़ खराब होने की वजह से हो रहा है। हम्म, तो अगर आपका मसल के इंजरी की वजह से हो रहा है या स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, तो आप स्ट्रेचिंग करके इसको कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक ठीक कर अच्छा, सकते हो। जोड़ में सूजन है, जैसे रुमाटॉइड अर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है, या हम्म, और कोई जोड़ में पानी भर रहा है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से भर रहा है, तो हम दवाइयाँ दे के इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, और मान लो कि हिप जॉइंट का गोला खराब हो गया, हम्म, तो फिर ये सर्जिकल ही ठीक हो सकता है, जिसके बाद पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अच्छा, शोल्डर पेन के लिए मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, 70-80% ऑफ पेशेंट फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होते। 20% पेशेंट होते हैं जैसे जिसका शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है, या शोल्डर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टेंडन होता है, रोटेटर कफ टीयर बोलते हैं। अगर ये 2-3 कंडीशंस है तो फिर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये 2-3 कंडीशन नहीं है तो रिहैब से काफ़ी हद तक पेशेंट का काम चल जाता है। डॉक्टर एक चीज़ मुझे पूछना था, जैसे कुछ लोग में होता है या तो जैसे उनको पेन भी होता है, हाँ, ठीक है, बॉडी पेन होता है, तो उनमें क्या होता है कि मैंने ऐसे वीडियो देखा था कि वो ऐसे दबाते हैं, हाँ, तो वो ना मसल्स में अंदर कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए हाँ, मसल्स ही पूरा बैठ जाती है। हाँ। तो वो क्या बोन से रिलेटेड कुछ है, प्रॉब्लम होता है या कुछ और ऐसे? नहीं, ये बेसिकली आप जो बोल रहे हो गैंग्लियन सिस्ट होता है। अच्छा, बेसिकली जोड़ के अंदर से पानी बाहर आता है, अच्छा, लोग दबाते हैं, पानी थोड़े टाइम के लिए गायब होता है और हाँ, फिर वो पानी ऐसे उठ के, लगता है बहुत बड़ी बीमारी है वो। हाँ, हाँ। तो ये एक्चुअली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है, ये अच्छा, ऐसे वो सिग्निफिकेंट बीमारी नहीं होती। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आई होप कि मेरी ऑडियंस जो देख रही है उनके जो काफ़ी सारे जो मिथ होंगे और जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ सर, अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो प्लीज़ आप एक बार बता दें कि वो कैसे आप तक रीच आउट कर सकते हैं। देखिए, आप ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर मेरे से ओपीडी में आके विज़िट करिएगा, ताकि मैं आपको एग्ज़ामिन करके उसके बारे में बताऊँ। तो अगर आपको मुझसे मुझसे कंसल्ट करना है तो मैं एससीआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल GK1 में 11 से 2 के बीच में यूजुअली मंडे टू सैटरडे ओपीडी करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेरीज़ है,
आपके कोई डाउट्स है, आपको लगता है कि सर्जरी ही आपका इलाज है, तो पहले आप एक बार ओपीडी में आइए, कंसल्ट करिए। अगर आपका प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, तो मैं डेफ़िनेटली आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको सर्जरी लगती है, तो राइट पाथवे क्या है, कौन-सी सर्जरी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इश्यू हो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, प्लीज़ आप ओपीडी में आके विज़िट करिए और आगे अपनी ट्रीटमेंट समझिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।